देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं ये ऊन से बनी हुई है। जो भेड़ों की जो ऊन है, परंपरागत जो देवासी समाज और गुर्जर समाज के लोग जो भेड़ बकरी जो भी व्यवसाय करते हैं उससे बनी हुई है ऊन की। आज की बात राजीव देवासी के साथ। आज हम खड़े हैं कर्मावास पट्टे में। यहाँ पर कर्मावास पट्टे में हमने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री आए हुए हैं गोवर्धन जी राय का। हम उनके निवास के बाहर खड़े हैं और अंदर जाएंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे। हमने देखा है कई जो समाज है वहाँ पर उनके मंदिरों में एक जगह पर पूरे राजस्थान की राजनीति होती है। वहाँ के मठाधीश हो, मंदिर के महंत हो, समाज सेवी हो, कारोबारी हो, सारे के सारे लोग अपने प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हैं। जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं समाज को, उनको हर तन मन धन से आगे बढ़ाते हैं। कोई राज्यसभा सांसद के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बन करके आगे आते हैं, कोई टिकट के लिए, दावेदारियों के लिए। तो दुनिया पूरी जो उनके जो समाज है, उनकी कौम है, उनके 36 कौम को साथ लेकर के उनकी कौम पहले पीछे आती है तो दूसरे 36 कौम भी पीछे आती है। अपने बलबूते पे एक बार मंत्री रह चुके हैं और वापस केंद्रीय राज्य मंत्री बने। तो मैं आपको सेकंड बार रूबरू करवाएंगे गोवर्धन जी राय के। बने रहिए मेरे साथ, उनके निवास के अंदर चलते हैं। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठे हैं। जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई तो आपने बोला था मैं दिल्ली की तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही आपने कहा दिल्ली की मैं तैयारी कर रहा हूं तो काफ़ी आपके लाखों जो फॉलोवर हैं उन्होंने दुआएं दी और एक ईश्वर से प्रार्थना की कि आपको दिल्ली जल्द पहुंचाए, और जल्द काम हुआ है। दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ है गोवर्धन जी राय का। कैसा लग रहा है वापस मंत्री बनके इस बार केंद्रीय? राजीव जी, मैं सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रीय नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भेड़ पालक के बच्चे को, भाई को, एक केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाकर एक केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देके मुझे इस समाज के भेड़ पालकों की सेवा करने का मौका दिया। मेरे लिए आप सब ने जो दुआएं की थी उन भाइयों का भी मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा, क्योंकि आपकी आशीर्वाद से ही मुझे ये सहयोग मिला और समाज की सेवा करने का और भेड़ पालकों की सेवा करने का मौका मिला। मैं कल ही परसों ही पार्लियामेंट हाउस था और वहाँ आदरणीय पीयूष जी गोयल से मिले। मैं और पीपी चौधरी साहब साथ में थे। हमारी वहाँ काफ़ी वार्तालाप हुई और भेड़ पालकों की क्या क्या समस्याएं हैं मैंने उनको अवगत कराया। उन्होंने बड़े से हृदय से बातें छोड़ी। हमने कहा सर, ये पूरे भारत के अंदर भेड़ पालक पाए जाते हैं और जैसे महाराष्ट्र में आपके वहाँ धनकर कहते हैं, कर्नाटक में कुरुगुरु कहते हैं, ऐसे ही गुजरात और मध्य प्रदेश अन्य सब प्रांतों में हम पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रांतों को छोड़कर बाकी प्रांतों में हमें इनको जीवित रखने के लिए हमें अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है जहाँ हम गुमकड़ कहलाते हैं और इनको कई तरह की हमारे को समस्या वहाँ होती है। हम गुमकड़ होने के नाते हर रोज़ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलते आगे जाके डेरा डालते हैं, जिसमें एक 15-20 परिवार का समूह होता है और रात का समय होता है, बहुत कुछ होता है। हमें वहाँ खाद्य सुरक्षा की सामग्री नहीं मिलती, गांव में जाते तो लोग नहीं देते। इसलिए मैंने माननीय पीयूष गोयल जी से कहा क्यों नहीं देश के अंदर एक देश एक राशन कार्ड बना दिया जाए, जिससे हमारे भेड़ पालक को जहाँ भी जिस भी प्रांत में जाए ये खाद्य सामग्री सुरक्षा मिल सके। दूसरी समस्या हमने बताई साहब ग्रेजिंग की, चराई की। आज ये लोग जो जाते हैं तो अन्य प्रांतों में ये जंगल विभाग है ना, वन विभाग वाले कई तरह से इनको प्रताड़ित करते हैं और वहाँ पर कई तरह की इनको चिंताएं सामने करनी पड़ती है। तो क्यों नहीं एक ही बार पूरे देश में एक ही जगह चराई शुल्क ले लिया जाए, ताकि किसी भी जगह जाए तो ये जंगल के कर्मचारी इनको प्रताड़ित नहीं करे। ये भी बात होना अच्छी सुनी। तीसरी बात मैंने ये कही उनसे, जिस तरीके से आज मिलिट्री फौजी अपने वोट का उपयोग, अधिकार का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से क्यों नहीं ये भेड़ पालक भी भारत के नागरिक है और इनको भी अपने मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इनको भी बैलेट पर्व के द्वारा वोट जब होते हैं तो इनको अधिकार ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये भी अपने मतदान का उपयोग कर सकें। चौथी बात मैंने उनसे कही, इनके साथ हमारे बच्चे हैं, ये सब जाते हैं और
ये इनके बच्चों को वहाँ शिक्षा नहीं होने की वजह से ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्यों नहीं, भारतीय नागरिक है, इनका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इनको भी एक मोबाइल स्कूल की हर डेरे के अंदर, जिसके अंदर 20 परिवार होते हैं, वहाँ एक एक कर शिक्षक नियुक्त कर दिया जाए मोबाइल स्कूल, तो इनको भी शिक्षा मिल सके। ऐसी कई बातों के बारे में हमने बताया। विशेषकर ऊन की बात चली थी, तो ऊन का किस तरीके से क्वालिटी बढ़ावे और क्वांटिटी बढ़ावे। आज भी भारत के ऊन की, मैंने लेह लद्दाख भी गया हूँ, मैं यहाँ भी गया हूँ, अपना किशनगढ़ भी गया हूँ, ये टोंक भी गया हूँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अन्य कई शहरों में गया हूँ। बीकानेर में तो हज़ारों फैक्ट्री लगी हुई है। आज मैं वहाँ देख कर बड़ा अचंभा हुआ। उस बीकानेर में कम से कम अन्य देशों की 15-16 जगह की मैंने ऊन देखी। मैंने उनसे पूछा, ये ऊन बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत है आपको? उन्होंने साहब कहा, साहब हमें जितनी ऊन चाहिए वो लोकल सप्लाई नहीं हो रही है। तो मैं सब भेड़ पालकों से निवेदन करूंगा, आप कृपया ऊन बाहर मत फेंकें। ऊन का जो व्यापारी जो आपसे ऊन खरीदता है, इकट्ठी करता है, आप कृपया उसको मेरे नंबर दे दो, वो मेरे से मिलेंगे तो मैं बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको कुछ प्रोत्साहन दूंगा ताकि वो हर जगह की ऊन इकट्ठी कर ले और आप कोई पैसा नहीं। लास्ट में मैंने उनसे ये कहा था, आज भारत का आर्थिक तंत्र किसान और पशुपालक पर निर्भर है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये साल के किसानों को देते हैं, तो उसी तर्ज पर हमारे इन पशुपालकों को, हमारे इन भेड़ पालकों को भी सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपये साल के देने चाहिए, ताकि इनके भी कई तरह की आपस में समस्याएं होती है, जैसे ऊन कतरे में पैसा ये देते हैं आदि, वो उसमें भरपाई हो सकती है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ पीयूष गोयल साहब से, उन्होंने मेरी बात सुनी अच्छी तरह से, और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के सामने मैं बात करूँगा, मौका मिला तो आपको भी मैं बुलाऊंगा और अपन सब बैठ के इन भेड़ पालकों की समस्या का समाधान करने का निदान करेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं जिस प्रकार से एक कार्ड बनता है किसान कार्ड, उसी प्रकार से किसान कार्ड में जो समावेश होते हैं किसानों के लिए, वो सारी चीज़ें, खाद्य अधिनियम हो, वोटर्स का हो, एजुकेशन का हो, काफ़ी चीज़ें आपने रखी है। और यहाँ 12 में हमने कभी सुना भी है अभी थोड़े दिनों पहले कि एक मोबाइल जो गाड़ी गई भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए डेरों में। समर्थन मूल्य जो है क्यों घटा दिया गया ऊन का, किस प्रकार से आप वापस जो है अभी आपने जो बात कही थी? मैं एक बहुत सच्ची बात कहूँगा, ये भेड़ पालक का अपने भेड़ की ऊन 2-3 बार कतरने लगे। अब ऊन की जो लंबाई है वो अपनी बहुत कम हो गई, जबकि विदेशों की ऊन आती है वो बहुत लंबी आती है और बाज़ार में वो बिकती है, और उससे कई कारपेट, कई ऐसे बनते हैं, मुलायम होती है। आजकल उसी ऊन से आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से भेड़ का एक नमूना लोग कारपेट है, वो गुलदस्ता देते हैं आदि, ऐसे कई, ये बैग है, कई चीज़ें आर्टिकल बनने लगे हैं इस ऊन की वजह से। अब इस उद्योग को ज़्यादा पनपाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। मैं भेड़ पालकों से निवेदन करूंगा, आप भेड़ ऊन को बाहर मत फेंको, आपसे नहीं होता तो वही इकट्ठी करके आपके पास रख लो। हम ऐसे व्यापारियों को खोज रहे हैं जो उनका धंधा करते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, वो आपके पास आएंगे, आपकी ऊन खरीद देंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान की, भारत की ऊन के मुकाबले में विदेश की ऊन भी नहीं है, लेकिन आप हम क्या है कि उसकी लापरवाही करके ऊन को फेंक देते हैं। ये बात जो आपने, लेकिन उन्होंने समर्थन मूल्य की ऊन की, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये भी उनसे पीयूष साहब का ये देखो, देखो देख सकते हैं ये ऊन की बनी हुई है, कोई कृत्रिम नहीं है, ये ऊन की बनी हुई है भेड़ और बच्चा। और हम ऐसे कई आर्टिकल बना रहे हैं जो हमें देखने को मिले, वो तो बेटा। और ये देखिए आप गुलदस्ता देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, ये ऊन से बनी हुई है। जो भेड़ों की जो ऊन है, परंपरागत जो देवासी समाज और गुर्जर समाज के लोग जो भेड़ बकरी जो भी व्यवसाय करते हैं उससे बनी हुई है ऊन की। अभी हम ये एक नवाचार आपको देखने को मिला है और काफ़ी कुछ हो सकता है।
हमने यहाँ तक कहा है जहाँ जहाँ मेले लगेंगे इन आर्टिकल्स की हम स्टॉल लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे और ऐसे बहुत आकर्षक बैग है, ये कई तरह का हैंडीक्राफ्ट आइटम बन सकते हैं और काफ़ी पसंद किए जाएंगे हर कल्चर फॉरेन के द्वारा भी। ये गलचा है, ये मतलब नीचे कारपेट है, ऐसे कई आइटम बन रहे हैं अभी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, गोल साहब ने ये भी कहा, मैंने कहा जहाँ जहाँ प्रदर्शनी लगे कि वहाँ अपना स्टॉल लगाएंगे ताकि अपनी ये बनी हुई ऊन की आइटम वहाँ दिखा सकें। देख सकते हैं आज हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पे श्रीमान गोवर्धन जी रायका, जिन्होंने खुले आम आप सबको ये कहा है कि मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, सभा करा सकते हैं, मीटिंग करा सकते हैं, ताकि इन चीज़ों की जो नवाचार की जानकारी आपको दे सकें। क्या हम आपके जो नंबर है वो स्क्रीन पे दे सकते हैं? क्यों नहीं, दो आप तो। और मैं हर पशुपालक भेड़ पालक से विशेष निवेदन करूँगा, कोई भी तरह की समस्या हो आप मुझे किसी 24 घंटे में कभी फ़ोन कर सकते हैं। पहला नंबर आप लिख लीजिए 9414679546, दूसरा 7340551151। ये दोनों नंबर पे आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, गूगल में आप सर्च करके, वैसे केंद्रीय मंत्री है तो वहाँ पर नंबर आपके मिल सकते हैं। जोधपुर में हेड ऑफिस है, जो राष्ट्रीय जो नेशनल ऑफिस है वो यहाँ पर जोधपुर में आया हुआ है। फिर भी हम स्क्रीन पे आपके नंबर दे रहे हैं। अभी एक इस प्रकार के वीडियो आए हैं जहाँ पे पुलिस के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, वहाँ बाहर क्षेत्र में लोग वहाँ पे कुछ किया जा, आखिर है क्या कि ऐसी विडम्बनाएं देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जंगल में जा सकते हैं, चरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चरा वो वहाँ से कह रहे हैं पानी आ रहा है पीछे, हम लोग जाएंगे कहाँ जंगलों के अलावा। अभी एक आप कह रहे हैं जैसे मैटर आया था देवास जिले का, मध्य प्रदेश देवास जिले का, जहाँ वो पहले रहते थे, पहले वो तालाब टाइप था तो वहाँ रहते थे और वहाँ पानी आ गया। पानी आने से उनको बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के बाद जंगलात है पास में, उन्होंने कहा हमें यहाँ 1 महीना ठहरने दो, उसके बाद हम अलग चले जाएंगे। तो उनकी बात मेरे पास आई। मैंने वहाँ के जो पशु राज्य मंत्री है मिस्टर विजय शाह है, विजय शाह से मैंने बात की है और उन्होंने मेरी बात को सुना और देवास DFO से उन्होंने बात की है। उन्होंने बात करके इसका समाधान करने का मुझे आश्वासन दिया। मेरा ख्याल हो गया होगा, नहीं तो मैं और उनसे देवास DFO से कर लूँगा और मध्य प्रदेश के जो अपना पशु राज्य मंत्री विजय शाह से भी बात करके इसको किसी तरीके से सेटल करवा और हो गया होगा, मुझे लगता है। ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस समय गवाह बने हुए हैं सभी के लिए, और आगे इस उम्र में 71 की उम्र में, 71 की उम्र में अभी भी चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले हैं और पूरे देश भर में यात्राएं करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप गोपालाराम जी की तरह फॉरेन भी जाकर के आए, वहाँ किस प्रकार से भेड़ों को पाला जाता है, किस प्रकार से उनका संवर्धन किया जाता है, वहाँ सीख करके यहाँ आकर के क्लासेस लगाई जाए। और अब एक मुद्दा जो और है जोधपुर का, जो आपने हाथ में लिया था, शायद आप समझ पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं राजू जी, वो मुद्दा अब हम सब के लिए गौरव में है और वो है श्री आसूराम जी की मूर्ति का उद्घाटन करवाना। अब उसका महीने भर के अंदर हम ये योजना बना रहे हैं और आप सबको हम आमंत्रित करेंगे और आप सब पधारो। आज जोधपुर जैसे शहर में रायका बा का नाम रखने वाले वीर और अपने सपूत को आसूराम जी रायका को आप हम सब भारत के इतिहास में एक नाम होगा और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे का कार्यक्रम बना रहे हैं। बिल्कुल, और लास्ट में आपसे रूबरू मैं वापस होता हूं और आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जैसे देवासी समाज के अंदर जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन लोगों के पीछे एक टीम हमारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। हर जिले से, हर तहसील से एक प्रतिनिधि हो, जो भी हमारे प्रतिनिधि है उनका एक प्रतिनिधि, जितने भी हमारे पूर्व मंत्री या मौजूदा मंत्री हैं या इस समय टिकट के दावादार हैं, तो उन सबके एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है, जो ठोक पीट करके उनको बजा करके एक प्रतिनिधि होना जरूरी है। एक टीम होना जरूरी है, जिनका एक इशारे से हजारों लोग वहां पर आ करके इकट्ठे हो सके। इस प्रकार की टीम एक आवश्यक है, क्योंकि ऊपर तक पकड़ आप लोगों ने कर दी है, जमीनी स्तर पर हम लोगों को पकड़ बनानी होगी। तो हम विदाई लेंगे यहाँ से और लास्ट में एक अपील नेताजी की सुन लेते हैं आम लोगों के प्रति। मुझे जो ये मौका आप समाज की वजह से मिला है और मुझे खुशी होगी कि आप सब मिलकर कोई भी तरह की समस्या हो मुझे बताइए, मैं मेरे यथायोग्य लेवल से इस समस्या का निराकरण करेंगे। और मैं और भी आपसे मेरे प्रति सहयोग की कामना करता हूँ, आपका सहयोग मिलता रहे और हमें
ये सफलता मिलती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।